हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। आज है हमारा एपिसोड नंबर 5 और इस एपिसोड के अंदर हम करने वाले हैं नवंबर 2019 में सीए फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस के रियल क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कशन। यहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम में कैसे आंसर लिखना चाहिए, एग्जाम में कितना लिखना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल रहेगी वो यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। 4 एपिसोड ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुके हैं। हर एपिसोड के अंदर एक क्वेश्चन है और ये एपिसोड आपको तब देखना है जब आप अपनी प्लानिंग पूरी कर चुके हो, यानी कि लेस प्रोडक्टिव टाइम में देखना है इसको, ताकि आप अपने लेस प्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर सकें। यानी अपने प्लान्स, अपने शेड्यूल्स को हिलाए बिना 1 घंटा इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान जाएंगे कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 5। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5A, नवंबर 19 SCMPE का रियल क्वेश्चन पेपर है ये, क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट पूछे गए, ए और बी। ए में 6+4 यानी कि 2 रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट 6 नंबर की, दूसरी 4 नंबर की, और बी में 6+2+2 कुल मिला के 10 नंबर का ये था और 10 नंबर का ये था, और क्वेश्चन नंबर 5 था 20 नंबर का। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स हों, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट हो और छोटे छोटे नंबर हों, तो ICAI आपको उनमें समय ज्यादा देता है और वो क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपको ICAI 1.8 मिनट देता है, यानी 20 नंबर के इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए ICAI ने आपको 36 मिनट दिए एग्जाम हॉल के अंदर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो छोटे अंकों के होते हैं, छोटे नंबर्स के होते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, है ना, तो बड़े 20 नंबर के कंपैरिजन में या बड़े 10 नंबर के कंपैरिजन में इन क्वेश्चंस को करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि छोटे होते हैं, समय भी कम लगता है, और जैसे ही आप एक पार्ट खत्म कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जब आप सेट करो पहले 15 मिनट के अंदर कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, तो उनको सेट करते वक्त 2 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। रूल नंबर 1, आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ हो, और रूल नंबर 2, छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चंस हो। तो क्वेश्चन नंबर 5A, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसकी हम? रिक्वायरमेंट। क्यों? एग्जाम में रिवर्स रीडिंग टेक्निक से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। रिक्वायरमेंट को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये टॉपिक या चैप्टर पढ़ा होगा तो आपका दिल बोलेगा हाँ जी कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तब भी दिल बोलेगा कि भाई ये नहीं कर पाएंगे, या फिर इसमें कॉन्फिडेंस कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर आप सबसे आखिरी में ट्राई करना। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, एंड कमेंट ऑन इट। अच्छा, ये सवाल प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल? तो ये दोनों है, इसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है। अच्छा, निकालना क्या है? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, तो ये तो कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकल पार्ट है, और कमेंट क्या है आपका? कमेंट आपका थ्योरी पार्ट है। अच्छा, 6 नंबर का है, तो एग्जाम हॉल में आपको अगर मैं आइडिया लगाने के लिए बोलूं तो कैसे कैसे नंबर होंगे? तो देखो 4+2 फिट बैठता है ना। अरे 4+2 कहीं पे लिखा हुआ है? ये 4+2 कहीं पर लिखा नहीं है, ये 4+2 एग्जामिनर के माइंड में लिखा होता है। तो 4+2, अच्छा 4 नंबर प्रैक्टिकल और 2 नंबर थ्योरेटिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल पूरा ठीक हुआ तो कितने नंबर मिलेंगे? पूरे 4। एग्जामिनर उसके अंदर आधा नंबर भी नहीं काट सकता अगर फाइनल आंसर मैच हो गया। अब बात करते हैं थ्योरी वाले पार्ट की। मैंने आपको बताया है कि 4 नंबर का अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो 1 पेज या हद से हद सवा पेज, वैसे मैं 1 पेज बोलता हूं। अच्छा, 2 नंबर का है तो लगभग आधा पेज, और आधा पेज मतलब लगभग 5 से 6 लाइनें। अच्छा, यहां पर अगर आपने 5 से 6 लाइनें लिख दी ना तो पॉसिबिलिटी है कि वो अगले 2 भी नहीं काट पाए। लेकिन अगर आपने 3 लाइनें लिखी सिर्फ कमेंट के अंदर, तो चांस है कमेंट ठीक होने के बाद भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर ठीक होने के बाद भी आपको 6 में से 5 मिले। तो ध्यान देना, ये बात कहीं पर लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जब ICAI का एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके सोचने समझने के तरीके से भी मार्क्स पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इस बात को समझना बड़ी गहरी बात है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1, 4 नंबर क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और 2 नंबर का थ्योरेटिकल।
यानी कि जब हम कमेंट लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 4, 5 या 6 लाइनें लिख दें, फिर एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे के पूरे 6 नंबर देके जाएगा। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 को। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंश्योर दैट थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम एंड दैट द डिफेक्ट्स एंड वेस्ट आर eliminated from operations. Thus, they are planning to implement total quality management TQM. अच्छा, TQM को इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है मैनेजमेंट। TQM बोले तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कंपनी के हर ऑपरेशन में क्वालिटी अचीव करना। समराइज द कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM। TPM बोले तो टोटल परफॉर्मेंस मेंटेनेंस। तो ये हो गया आपका TPM एंड TQM। इन दोनों के बीच में हमें कनेक्शन दिखाना है। अच्छा, हमें क्या बताना है? सिमिलर पॉइंट्स, वो बातें जो दोनों में कॉमन है। जैसे दो बच्चे सामने खड़े हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और हमने क्या निकालना है? दोनों के कॉमन पॉइंट्स जो दोनों में सेम हो। भाई दोनों के बाल काले हैं, हाँ। भाई दोनों की आंखें भूरी हैं, हाँ। तो ऐसे 4 पॉइंट निकालने हैं। 4 क्यों बोला मैंने? क्योंकि 4 नंबर का है। अच्छा, 5 लिख दूं तो कोई फायदा नहीं। अरे 4 ही लिखूं, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला मेरी ऑब्जर्वेशन ने आंसर कॉपी को देखकर। अच्छा, 4 नंबर मतलब कितना लिखूं? 1 पेज। कितना? 1 पेज। उससे कम लिखूंगा तो चारों पॉइंट ठीक होने के बाद भी हो सकता है कि आपको 3 नंबर मिले। क्या बाद में आप क्लेम कर लेंगे सर मेरा आंसर तो बिल्कुल ठीक था? नहीं। तो हमने करना क्या है? हमने आंसर ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर चाहकर भी हमारा आधा नंबर भी ना काट पाए। मतलब उसको इतना इंप्रेस कर देना है कि एग्जामिनर बोले कि भाई बच्चे को बड़ी नॉलेज है और बच्चे ने मुझे आंसर लेवल पर एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर दोनों पर सेटिस्फाई किया है। आंसर में लेंथ भी है और क्वालिटी भी है। 4 नंबर का। तो 4 नंबर मतलब 1 पेज। अच्छा, ये थियोटिकल है प्रैक्टिकल? थियोटिकल है भाई। तो रिक्वायरमेंट को पढ़ लेने के बाद अपने को बात समझ में आ गई कि सेकंड पार्ट तो पूरा थ्योरी है। क्वेश्चन को पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आंसर लिख सकते हो अगर आपने TQM और TPM के बीच में कनेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स को पढ़ रखा है तो, है ना। लेकिन रिक्वायरमेंट नंबर 1 के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5A को पढ़ते हैं। APZ Company Limited manufactures spare parts. Can be called high volume based manufacturing environment. The company is using a system of total productive maintenance. ध्यान देना जरा, total productive। और नीचे क्या लिखा हुआ था? total performance। इसके बारे में ही बात करूंगा मैं। For maintaining and improving the integrity of manufacturing process, there are several different automated manufacturing machines located in the plant through which manufacturing of spare parts are done and supplied to cater the demand in the market. कुल मिलाकर पहले वाले पैराग्राफ का मतलब क्या था? कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना, जैसे हम अपने दोस्त को किसी और दोस्त से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसका इंपैक्ट आंसर में पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्या OEE निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो अभी तक मिली क्या? नहीं। A 12-hour shift is scheduled to produce a spare part in APZ Company Limited as shown in the schedule below. अच्छा, 12-hour शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? एक शिफ्ट 12 घंटे की है। अच्छा, 12 घंटे में कितना मिनट काम करने के बारे में सोच रहे हैं ये? तो 12 गुना 60 क्यों? 1 घंटे में 60 मिनट। जैसे आप सोचते हैं ना कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा मतलब 10 घंटे गुना 60 मिनट। द शिफ्ट हैज 3 15-minute ब्रेक्स। 45 मिनट तो ब्रेक में लग गया, ब्रेक्स में लग गए। 15-15 मिनट 3 बार ब्रेक लिया, खाना पीना, चाय, मैगी वैगी कुछ होगा। एंड 10 मिनट क्लीन अप पीरियड, 10 मिनट इसमें लग गए। प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर ऑटोमेटेड मशीन A10 साइकिल्स 10 सेकेंड, यानी कि एक स्पेयर पार्ट को बनने में 10 सेकेंड लगते हैं। स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? 3360। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप कितने मिनट लगे निकाल सकते हैं 3360 बनने में, तो आप बोलेंगे आराम से निकाल लूंगा। 3360 गुना 10/60। ये क्या है कि 3360 स्पेयर पार्ट्स बनने में इतने मिनट लगे। अच्छा, 75 क्या है? स्क्रैप, यानी 75 बेकार हो गए। अनप्लान डाउन टाइम कितना? 36 मिनट। तो 45 मिनट यहां चले गए, 15 मिनट 10 मिनट यहां चले गए और 36 मिनट यहां चले गए। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है OEE। तो OEE क्या होता है? अवेलेबिलिटी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो एंड क्वालिटी रेशो। तो आओ जरा निकालते हैं अवेलेबिलिटी रेशो। भाई देखो, 12 घंटे गुना 60 मिनट पर आवर कितना हो गया? 720 मिनट। सोचा था कि काम करेंगे,
अच्छा कितना टाइम वेस्ट हुआ, तो 15-15 मिनट के 3 बार तो ये लग गए ब्रेक्स लिए हमने, उसके बाद 10 मिनट क्लीनिंग में लग गया। अच्छा नीचे दिया 36 मिनट अनप्लैंड डाउन टाइम। तो जब आप इसको निकालेंगे ये, तो ये आएगा आपका 15 गुना 3 45 629 मिनट, मतलब 720 मिनट सोचा था कि प्रोडक्शन करेंगे, बट एक्चुअल में 629 मिनट ही प्रोडक्शन किया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अवेलेबिलिटी रेशियो है कितना है बताओ, यानी कितना समय एक्चुअल में मशीन्स अवेलेबल रही प्रोडक्शन करने के लिए, तो 629 डिवाइड बाई 720 कितना आ गया जी 87.36%। 37 भी कर सकते हैं इसको आप, समझे कैसा आया, 629 डिवाइड बाई 720, तो ये क्या है मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो की, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रेशियो की बात करते हैं। 629 मिनट के अंदर, 629 मिनट के अंदर आपने एक्चुअल में काम किया, और 3360 को बनाने के लिए आपने 560 मिनट लगने चाहिए थे। जरा ध्यान देना, अब 3360 यूनिट्स को बनाने में 560 मिनट लगने चाहिए थे, बट लगे कितने 629। तो अगर मैं निकालूं परफॉर्मेंस रेशियो, तो कैसे निकालूंगा, 560 डिवाइड बाई 629 परसेंटेज में, तो ये आ गया मेरा 89.03%। ठीक बात है। अब निकालता हूं क्वालिटी रेशियो। क्वालिटी मतलब कितना ठीक बना आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो बना कितना है जी 3360, अच्छा खराब कितना है 75, तो 3360 माइनस 75, तो ये आ गया आपका 3285। तो 3285 डिवाइड बाई 3360 परसेंटेज में निकाल दूं तो ये आ गया 97.76%। समझ में आ गई बात। अच्छा मुझे निकालना है OEE, तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैसे निकलती है, सिंपल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 87.36 मल्टीप्लाइड बाई 89.03% मल्टीप्लाइड बाई 97.76%, तो ये आ गया आपका 76.20%। तो ये तो मैंने निकाल लिया OEE। अब इस पे करना है कमेंट। तो बात समझ में आ गई, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना था। अब मैं आपको दिखाता हूं ICI का आंसर। यह है जी आपका ICI का सजेस्टेड आंसर। देखिए बिल्कुल वही सेम अपना मैच कर रहा है, परफॉर्मेंस रेशियो, क्वालिटी रेशियो, एंड 76.4 आ रहा है 04, और हमने कितना निकाला 76.20। तो थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन फर्क क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ परसेंटेज। 87.36 तो यहां पर ICI ने लिया 87.36, हमारा अगला कितना आ रहा है 89.03, तो ICI ने यहां पर पूरा 89.03 लिया, और यहां पर 97.976 लिया हमने, और ICI ने 97.77%। तो आपका हल्का सा डिफर आ रहा है, बट घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पूरे नंबर यहां पर मिलेंगे। तो भाई 4 नंबर का प्रैक्टिकल आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, कमेंट। कमेंट मतलब इसके बेस पे बताना है कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है। तो देखो 85% क्या है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस लेवल, यानी अगर कोई कंपनी 85% OEE मेंटेन कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ल्ड क्लास कंपनी। क्या इसका 85% है क्या, आंसर इज नो। तो ये तो अभी नहीं है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा इंप्रूव किसको करें, तो भाई किसी भी रेशियो को इंप्रूव कर लो, चाहे तो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर लो, चाहे तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लो, चाहे तो क्वालिटी को इंप्रूव कर लो, और चाहे तो तीनों को इंप्रूव कर लो, है ना। तो ये कंपनी के ऊपर है, तो कंपनी को इंप्रूवमेंट दिखानी है। अच्छा इंप्रूव कर लो मतलब क्या, अच्छा इंप्रूव कर लो मतलब क्या, मैंने बोला अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर लो, मतलब जो वेस्ट वाला टाइम उसे कम कर लो, रिडक्शन इन वेस्ट टाइम। मैंने बोला परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लो, परफॉर्मेंस यानी जो समय आपका ज्यादा लग रहा है उसे कम करो ना, यानी कि आप प्रोडक्शन टाइम पॉइंट को बढ़ा लो। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी, जो प्रोड्यूस किया डिफेक्टिव को कम कर लो, डिफेक्टिव कम कर लोगे तो भी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। तो वही सारी बातें आपको यहां पे लिखनी थी, और क्योंकि ये 2 नंबर का था और हमने अपने हिसाब से इसको 5 से 6 लाइनों में लिखना था, इससे कम में आप लिखोगे गलत आपका तब भी नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि एग्जामिनर आपको 6 में से 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक ऑल्टरनेटिव आंसर दे रखा आपको ICI ने, इसको रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर पहले वाला आंसर आपको समझ में आ गया है तो। ऑल्टरनेटिव का मतलब था कि ICI ने एग्जामिनर को बोला कि अगर आंसर ऐसे किया हो तब भी बच्चों को नंबर देना, और अगर आंसर ऐसे किया हो तब भी बच्चों को नंबर देना। यह सेकंड रिक्वायरमेंट, कनेक्शन। दोनों के बीच में कनेक्शन को बताना है कि दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तो भैया कनेक्शन नंबर 1, दोनों के दोनों, कौन दोनों के दोनों, TQM एंड TPM, दोनों के दोनों किस पे काम करने की कोशिश करते हैं,
कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश करते हैं, दोनों के दोनों। अच्छा, टीपीएम का काम क्या है? मशीन्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना, और टीक्यूएम का हर फंक्शन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना, तो मशीन भी आ गई उसके अंदर। अगला पॉइंट है, दोनों के दोनों में वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर वर्कर्स अपना 100% नहीं देंगे तो टीक्यूएम हो चाहे टीपीएम हो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तीसरा, दोनों के दोनों के अंदर आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पार्टिसिपेंट को। बताना पड़ेगा एम्प्लॉय को कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो, बताना पड़ेगा एम्प्लॉय को कैसे मशीनें साफ की जाती हैं ताकि मशीन बंद ना हो। चौथा पॉइंट, दोनों के दोनों में जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो टेंजिबल होंगे। टेंजिबल बोले तो आप देख पाओगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्क्रैप कम, वेस्टेज कम, डिफेक्टिव प्रोडक्शन कम, मशीन कम रुकेगी, लंबे समय काम कर पाओगे, 8 घंटे मशीन गर्म नहीं होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको दिखेंगे, इनको बोलते हैं टेंजिबल बेनिफिट्स। अगला पॉइंट है, दोनों को ही करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए, यानी टॉप मैनेजमेंट अगर एग्री ना करे तब भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि घर में कोई काम करना है तो घर के बड़ों की रजामंदी और घर के बाकी सभी मेंबर्स की रजामंदी होना जरूरी है, वरना वो काम अच्छे से नहीं होने वाला। तो नोट करो यहां पर आईसीआई ने आपको 5 पॉइंट दिए, आपको लिख रहे थे 4 पॉइंट, बट ध्यान देना यहां पर आंसर की लेंथ कम है आईसीआई के सजेस्टेड में। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो आप आंसर की लेंथ बोल रहे हैं और जो सजेस्टेड में आंसर की लेंथ दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आईसीआई क्या करता है, अपने आंसर को इलैबोरेट करता है। क्यों करता है भाई? आपके फायदे के लिए। कल को अगर आप आईसीआई का सजेस्टेड आंसर पढ़ोगे ना तो उसमें पूरा इलैबोरेट किया होगा ताकि आपको समझ में आए, बट एग्जाम हॉल में उतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और मैं क्या बोल रहा हूं, 4 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन के लिए 1 पेज और मैक्सिमम 1.25 पेज। क्यों? अच्छा, 1 पेज तो लिखना ही है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई करने के लिए, भाई 4 नंबर 4 लाइनों पे तो देगा नहीं ना वो। मैं माना कि आपकी 4 लाइनें मैच कर गई, से एज इट इज मैच कर गई, तब भी पॉसिबिलिटी है कि 4 में 3 देके चला जाए आगे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? हम 4 में से 3 की बात कर रहे हैं, हम 100 नंबर में से 75 नंबर की बात कर रहे हैं? नहीं भैया, हम 100 में से 100 नंबर लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रिपरेशन की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां पर एग्जामिशन की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर 100 में से 100 लाने की बात कर रहा हूं। तो 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है तो 1 पेज देना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए, 4 पॉइंट्स की जो हेडिंग्स है उनको अंडरलाइन करना चाहिए, तो तभी जाकर आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5A था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5B की। क्वेश्चन नंबर 5B, पहले क्या पढ़ेंगे जी हम? वही हर बार की तरह पहले क्या पढ़ेंगे हम? रिक्वायरमेंट 3 है इसकी, 1 2 3 6 2 2 2 से क्या समझे? आपको कितना टाइम मिला? 3.6 मिनट, लगभग 3.5 मिनट। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्लियरली इंडिकेट ईच वेरिएंस एज फेवरेबल और अनफेवरेबल या एडवर्स। अच्छा बताओ भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है? कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एज कैलकुलेटेड इन 1 अबव इन रेस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। ध्यान देना जरा, ऊपर हमने वेरिएंस को 2 कैटेगरी में तोड़ा, एक था एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन रिक्वायरमेंट नंबर 2 में सिर्फ किसकी बात करता है ये? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्यों, क्या बोलता है? इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट द रिजल्ट, कि अगर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आया तो क्यों आया होगा, मतलब कुछ लिखना है। बताओ प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल। अच्छा 2 नंबर का है और ये 2 बातों के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। ये बोलता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल के वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर लिखो और प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्टिविटी के वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर लिखो। कुल मिलाकर क्या बोलूं भाई? 1 + 1। अच्छा ये 1 + 1 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। मैंने कैसे लगाया अनुमान? क्वेश्चन को पढ़कर। एग्जामिनर भी ऐसा ही करता है। तो अगर आपको पूरे 2 नंबर चाहिए क्या करना होगा बताओ जरा? आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 4 नंबर में कितना बोला था मैंने? पूरा पेज। 2 नंबर में लगभग आधा। और अगर 1-1 नंबर का मान लूं तो 25% पेज पहले वाले को देंगे और 25% पेज दूसरे वाले को देंगे। अच्छा क्या एग्जैक्ट नापने बैठेंगे वहां पर
25% हुआ कि नहीं हुआ, 26 तो नहीं हो गया, नहीं। एक मोटा मोटा मन में आइडिया लेके चलेंगे। पूरे 2 नंबर यहां पर मिलेंगे। आईसीआई का वो एग्जामिनर साहब आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वेरिएंसेस दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी एंड शो कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। देखो यहां पर क्या लिखा गया, शो कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, वर्किंग नोट उतने ही बनाएंगे जितनी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते। लेकिन जब क्वेश्चन अपने मुंह से बोल दे कि वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में बनाना ही पड़ेगा, वरना नंबर कट सकते हैं। और यहां पर बोल दिया भाई साहब, शो कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। अच्छा कितने नंबर का है ये? 2 नंबर का है। अच्छा क्या करना है यहां मुझे? आइडेंटिफाई करना है वेरिएंस को, कि उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा कि वेरिएंस आने के बाद कंपनी सोचती है कि वेरिएंस के रीजंस को ढूंढे या जाने दे, इन्वेस्टिगेट करे कि ना करें। घर में किसी बच्चे ने 10 रुपए चुरा लिए, पिताजी को पता लग गया, पिताजी सोच रहे हैं 10 रुपए चुराए हैं, इन्वेस्टिगेट करें कि ना करें। अगर परिवार बहुत ही गरीब है, हालत खराब है, तो 10 रुपए बहुत बड़े होंगे, तो ऐसे में वो क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन अगर पिताजी की अच्छी खासी जॉब है, लाखों रुपए की इनकम आती है, 10 रुपए में क्या बोलेंगे, अरे जाने दो ना। तो वेरिएंस को एनालाइज करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना है, डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर। अच्छा 2 नंबर का है ये, 2 नंबर में कितना लिखना है, आधा पेज। लेकिन 2 नंबर में कैलकुलेशन भी तो है। इसका मतलब है कैलकुलेशन का 1 नंबर है और 1 नंबर वेरिएंस को आइडेंटिफाई करने का, यानी मुंह से लिख के बताने का कि इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा किसी का इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहिए तो लिखना है क्या, नहीं लिखना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, आइडेंटिफाई द वेरिएंसेस दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। हमें सिर्फ वही वेरिएंस बताने हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन कंपनी को करना है। तो तीनों रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने। क्या लगता है आपको आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया किसके ऊपर बात कर रहा है ये? आपको समझ में नहीं आ गया कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से है? और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो 10 बॉक्स अप्रोच सीए फाइनल में आपको क्या बोल रही होगी, अरे ये तो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर आपको आइडिया लगाना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ध्यान देना, क्वेश्चन अगर दिल्ली की बात कर रहा हो तो बंबई मत चले जाना। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी का जवाब देना है सीधे मुंह। वो पूछ रहा है यस और नो, तो जवाब भी यस और नो, ठीक बात है ना। चलो भाई अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट बी के क्वेश्चन को। एसपीएस लिमिटेड uses activity based costing to allocate variable manufacturing overhead cost to product. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करती है कंपनी। द कंपनी आइडेंटिफाइड 3 एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट क्वार्टर। 3 एक्टिविटी है भाई साहब। 3 कौन कौन सी? पहली है आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरी है आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग और तीसरी है आपकी एनर्जी। 3 एक्टिविटी मतलब 3 काम। इन 3 काम में जो समय लगता है या इन 3 काम में जो क्वांटिटी लगती है उसके बेस पर वेरिएबल ओवरहेड को बांटते हैं। स्टैंडर्ड रेट दे रखा है आपको, ये क्या है, 20 रुपए पर किलोग्राम। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल 1 किलोग्राम 20 रुपए का मिलना चाहिए था। प्रोडक्ट टेस्टिंग 3 रुपए पर टेस्ट मिनट, यानी अगर 1 मिनट टेस्टिंग करें तो 3 रुपए का खर्चा आना चाहिए था। एनर्जी ₹0.20 यानी 20 पैसा होगा पर मिनट ऑफ मशीन टाइम, यानी मशीन अगर 1 मिनट चले तो 1 मिनट चलने में 20 पैसे का खर्चा आना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, अब इसका क्या मतलब? 1 यूनिट को बनाने में 0.5 किलोग्राम इनडायरेक्ट मटेरियल लगना चाहिए था। प्रोडक्ट टेस्टिंग 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट प्रोडक्ट टेस्टिंग के लगने चाहिए थे। एनर्जी 4 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम पर यूनिट, 1 यूनिट को बनाने में मशीन टाइम पर 4 मिनट लगने चाहिए थे। चाहिए वर्ड कहां से आ रहा है? स्टैंडर्ड वर्ड से आ रहा है चाहिए। फिर लिखा है जी एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या है? एक्चुअल में इतना खर्चा हुआ, 9,40,000 रुपए लग गए इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम पर, 22,50,000 लग गए प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर और 70,000 रुपए लग गए एनर्जी के ऊपर। एक्चुअल क्वांटिटी 48,000 किलोग्राम एक्चुअल क्वांटिटी लगी इनडायरेक्ट मटेरियल की, 7,40,000 टेस्ट मिनट्स लगे प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर और 3,60,000 मिनट खर्च हुए मशीन टाइम के एक्चुअल में। अब नीचे देखते हैं क्या बोलता है। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 80,000 यूनिट्स इन द लास्ट क्वार्टर। क्या समझे आप? इसका मतलब है 80,000 यूनिट्स को बनाने में कंपनी को 48,000 किलोग्राम मटेरियल लगा। 80,000 यूनिट्स को बनाने में कंपनी को 7,40,000 टेस्ट मिनट्स लगे।
80,000 यूनिट्स को बनाने में कंपनी को 3,60,000 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम लगा। कंपनीज पॉलिसी इज टू इन्वेस्टिगेट ऑल वेरिएंसेस अबव 5% ऑफ फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट फॉर ईच एक्टिविटी। यहां पर आपको कंपनी की पॉलिसी दे दी, क्या बोला, जितना खर्चा होना चाहिए था उससे अगर 5% की रेंज में खर्चा ऊपर नीचे हुआ है तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। आपने किसी को बोला कि इस काम को करने में 100 रुपए का खर्चा आना चाहिए, खर्चा 95 और 105 के बीच में कहीं पर आया तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन खर्चा अगर 105 से ऊपर हो गया और 95 से कम लगा तो आप क्या बोलोगे, इस वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, नीचे देखते हैं कुछ और है क्या, नीचे तो कुछ और नहीं है भाई। तो चलिए अब इसके आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं एफिशिएंसी वेरिएंस की और फिर बात करूंगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, क्योंकि हर एक्टिविटी में दो निकलेंगे वेरिएंस, एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी क्या मतलब है, 80,000 यूनिट्स को बनने में कितना मटेरियल लगना चाहिए था माइनस कितना लगा मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। सिंपल सी बात है। एफिशिएंसी मतलब 80,000 यूनिट्स को बनने में कितना मटेरियल लगना चाहिए था माइनस 80,000 को बनाने में कितना मटेरियल लगा, डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट से, क्या आ जाएगा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। कितना आ रहा है, 1,60,000 रुपए एडवर्स। बात करता हूं प्रोडक्ट टेस्टिंग की एफिशिएंसी वेरिएंस की। 80,000 यूनिट्स को बनाने में कितने टेस्टिंग मिनट लगने चाहिए थे माइनस 80,000 यूनिट्स को बनाने में कितने एक्चुअल टेस्टिंग मिनट्स लगे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, क्या आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। एनर्जी की बात कर लेते हैं। 80,000 यूनिट्स को बनाने में कितना मशीन मिनट लगने चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना लगा मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, क्या निकल के आ गया आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ये बात करी मैंने एफिशिएंसी वेरिएंस की, अब मैं बात करूंगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलता है कि एक्चुअल मटेरियल जो खरीदा है या एक्चुअल क्वांटिटी जो लगी है उसे खरीदने में कितने पैसे लगने चाहिए थे माइनस कितने पैसे लगे। तो 48,000 केजी खरीदा एक्चुअल मटेरियल, इसे खरीदने में 48,000 गुना 20 लगना चाहिए था, 20 क्या है स्टैंडर्ड रेट माइनस 940, ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल। ऐसे यहां पर 7,40,000 मिनट टेस्टिंग के करने पर कितना खर्चा आना चाहिए था माइनस कितना खर्चा आया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 3,60,000 मशीन मिनट लगने पर कितना खर्चा आना चाहिए था माइनस कितना खर्चा आया। बाकी आपका कैलकुलेशन पार्ट है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान देना खास बात, देखो यहां पर आपको जब निकाल के दिखाया गया एफिशिएंसी वेरिएंस क्या फिगर है, एक्सपेंडिचर क्या फिगर है, तो ऊपर ना फॉर्मूला दिखाया गया आपको, यहां पर देख रहे हो फॉर्मूला, तो सब जगह सेम मिलेगा आपको ये एफिशिएंसी में। एग्जाम हॉल में आपको इसी को बार बार नहीं लिखना, आपको एक बार लिख दिया उसी में निकाल दो तीनों एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर में भी आपको ऐसा ही करना है, एक ही बार लिखो और तीनों का एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक साथ निकाल दो, बार बार नहीं लिखना। अच्छा आई से ही नहीं बार बार क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए। तो भाई साहब रिक्वायरमेंट नंबर 1 में तो कैलकुलेशन ही बोला था एंड क्लियरली इंडिकेट वो कर ही दिया, फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल है, बात खत्म। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, अब बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। तो ध्यान देना जरा, क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजों को इंटरप्रेट करना है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल और एक प्रोडक्ट टेस्टिंग। यहां पर मशीन टाइम की बात नहीं की, तो इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट टेस्टिंग, और यहां पे किसकी बात करनी है, सिर्फ एफिशिएंसी वेरिएंस की, ओनली एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी यहां पर एक्सपेंडिचर की बात भी नहीं करनी है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है, इसका तो है 1,60,000 रुपए एडवर्स और इसका 1,80,000 फेवरेबल। अच्छा हमें करना क्या, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इंटरप्रेट द रिजल्ट, यानी कि ऐसा क्यों हुआ, फेवरेबल आया तो क्यों आया और अगर एडवर्स आया तो क्यों आया। जरा सोचो रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं। हम अच्छी एफिशिएंसी पर ऑपरेट नहीं कर पाए, एडवर्स अभी तो आएगा जब अच्छी लेवल पर ऑपरेट नहीं कर पाओ एफिशिएंसी लेवल पर। तो बताओ जरा, मटेरियल ज्यादा लग गया, क्या रीजन हो सकता है। नंबर 1 इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, नंबर 2 केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, नंबर 3 प्रोडक्शन मेथड में चेंज कर देना। तो जो बातें मैंने आपको बताई इसमें से कोई भी एक या दो आप लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाने थे। अच्छा कितने नंबर का था ये, सिर्फ 2 नंबर का, तो ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है। 1 नंबर मतलब 3 से 4 लाइनें, बात खत्म।
फिर बात करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग की। रीजन क्या हो सकता है यहां पर कि यहां पर फेवरेबल है, टेस्टिंग में समय कम लगा अपने को। क्यों भाई? तो हमारा जो वर्कर है वो हाईली स्किल्ड है, रीजन नंबर 1 हो सकता है। रीजन नंबर 2, आपने अपने पुराने वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर ट्रेन कर दिया, तो कोई भी एक रीजन आपको लिख देना था, नंबर आपको मिल जाना था। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या बोला गया? आइडेंटिफाई करो उन वेरिएंसेस को जहां पर कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अच्छा, कंपनी की पॉलिसी क्या है? 5% के वेरिएंस में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले निकाला तीनों का बजट अमाउंट। बजट अमाउंट निकालना तो बड़ा आसान है। 80,000 यूनिट्स को बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए, किस रेट पे लगना चाहिए, ये क्या हो गया आपका बजट। बजट का 5% क्या आ गया आपका? वेरिएंस का अमाउंट। अगर वेरिएंस का अमाउंट इससे ज्यादा है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। जरा इसका वेरिएंस बताना दोनों जोड़कर, तो कितना आ रहा है? 1,40,000 एडवर्स। ठीक बात है। इसका आएगा आपका 1,50,000 फेवरेबल, इसका आएगा 6,000 एडवर्स। तो भाई देखो 40 से ऊपर है, हाँ जी, 120 से ऊपर है, हाँ जी, 3200 से ऊपर है, हाँ जी। कुल मिलाकर बात क्या है कि भाई साहब तीनों के तीनों वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट कराओ, यानी पता करो कि रीजन क्या है। आपके मन में यहां पर एक सवाल आ सकता है, वैसे क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है, यह सवाल क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि सर फेवरेबल वे के अंदर भी क्या रीजन होना जरूरी है? ये वेरिएंस तो मेरा फेवरेबल आया है, हां, अगर फेवरेबल आया है तो पता करो फेवरेबल क्यों आया, ताकि कंपनी उसको फ्यूचर में रीजन को मेंटेन कर सके। तो बस यही आपको लिखना था। ये भी आपका 2 नंबर का ही था, 2 नंबर का था। तो 1 नंबर मान लो इस कैलकुलेशन के और 1 नंबर मान लो इस कमेंट के, या जो भी कुछ कह लो आप, कमेंट या डिस्कशन, जो भी कुछ कहना चाहो। तो इस प्रकार इसके 2 नंबर थे। अच्छा, नीचे कुछ दिया गया ऑल्टरनेटिव, ये नहीं देखना है आपको। इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 अल्टरनेटिव थे, तो आईसीआई ने दोनों लिखे ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना काट सके। तो इसी के साथ आज का एपिसोड नंबर 5 यहां पर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको यह वीडियो काम की लगी होगी, और एग्जाम में इस वीडियो में सिखाए गए कंटेंट और तरीके का इस्तेमाल करके आप खुद से एनालाइज कर पाओगे कि कितना लिखना है, किसके कितने नंबर देगा एग्जामिनर, और आप अपने आंसर कॉपी को प्लान कर पाओगे, समझ पाओगे। पहले के 4 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए, आपके काम के हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करिए, और आप कमेंट करेंगे तो इससे मुझे पता पड़ेगा कि ये जो एफर्ट मैंने आपके लिए लगाया है आपके लिए फायदेमंद है। इससे मैं और मेरी टीम मोटिवेट होंगे आपके लिए ऐसी और अच्छी कंटेंट वाली वीडियोस को लाने के लिए। और वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के संग जरूर शेयर करिए जो कमिंग अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड नंबर 6 के अंदर। थैंक यू।